तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो तुम सभी लोगों को मालूम होगा कि इस बार एपिसोड काफ़ी लेट है, क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ पर इंग्लिश की अच्छी ट्रांसलेशन आती है इस स्टोरी की, वो अब बहुत ही लेट से अपलोड हो रही है। और जिन वेबसाइट्स पर जल्दी अपलोड हो रही है उन वेबसाइट्स में ट्रांसलेशन बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो आप सभी लोग अपने भाई के प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे होंगे। तो बिना किसी बकवास के हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं। और जिन भाइयों ने भी मेंबरशिप को रिज्वाइन किया है उन सभी भाइयों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मॉन्स्टर क्लैन का जो बॉस था अल, उसके सामने हमारा हीरो गुफयांग आ चुका था और उससे आके सामने आकर कहता है कि मैं हूँ गुफयांग। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अल के साइड में खड़ा एक पहाड़ी सांड याक जो होता है वह कह रहा होता है कि तू तो गुफयांग है, जो कि मिलिट्री ब्रेकर मार्शल सोवरेन है। आखिर तेरे जैसा बंदा यहाँ रिफाइनिंग कंपटीशन में क्या कर रहा है, यहाँ पर तेरा क्या काम है। और हम देखते हैं यह सुन गुफयांग उसके सामने की ओर जाते हुए कहता है कि यहाँ पर जो रिफाइनिंग कंपटीशन करने वाला है वह तेरा मास्टर है, तू नहीं है ना। तो सावन की घटा पहली फुर्सत में इसे हटा। और ये कहकर वह अपने एक हाथ को चलाता है, जिससे एक क्लाउड प्लाम सीधे जाकर उस याक से टकराती है और वह चिल्लाते हुए दूर की ओर जाकर गिरता है। और यहाँ पर गुफयांग कहता है कि अपनी ये याक सी मुंह बंद करके दूर चला जा। और अल के सामने वह आते हुए करा होता है कि अब जब मक्खी यहाँ से हट चुकी है तो हम यहाँ पर अपने कंपटीशन को शुरुआत कर सकते हैं। इसकी इस बात को सुन अल कहता है कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट कल्टीवेशन लेवल है वह काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन क्या रिफाइनिंग लेवल भी तुम्हारा उतना इंप्रेसिव है कि जो मेरी मुकाबला कर सके। यह सुन यहाँ पर गुफयांग कहता है कि मुझे ऐसा मत कहना अब तुम कि तुमने इससे पिछले जितने भी राउंड्स को जीता है वह सिर्फ इसी तरह के बकवास को कहकर अपने मुंह को चलाकर जीता है। और इस तरह के टोन को सुनकर अल उसे घूर कर देखता है और उसके सामने जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और गुफयांग उसके ओहरे को महसूस करके कह रहा होता है कि यहाँ तक कि जो लू कोंगजी और त्यान झाउंजी है उन दोनों का ओहरा भी अल के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा है। मुझे ऐसी प्रेजेंस उन दोनों के अंदर भी मौजूद नहीं है, वही सी ट्रांसफॉर्मेशन के हेड और होली रीजन्स के ओर से आए हुए हेड। फिर वह कहता है कि मेरे सामने जो यह व्यक्ति है यह निश्चित तौर पर 10th टियर का रिफाइनिंग डाइटी यानी कि देवता या फिर गॉड कहलाने के लायक है। और यहाँ अल उससे कह रहा होता है कि तू मेरे स्तर पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तुम्हें रूल्स के बारे में तो मालूम ही होगा। और इधर हम देखते हैं कि सारे बंदे दूर से इन लोगों के कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं और वे लोग बादलों के बीच में आपस में बातें कर रहे होते हैं कि गुफयांग कह रहा होता है कि चलो इस चीज़ को काफ़ी ईजी बनाते हैं और हम एक एक पील को रिफाइन करते हैं और उसकी क्वालिटी की तुलना करते हैं, उसके बाद जिसकी बेटर होगी वह जीतेगा। अल कहता है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इस नियम को थोड़ा सा और हाई करना चाहता हूँ। क्यों ना हम यहाँ पर 9 टियर के पील्स को रिफाइन करें इकट्ठे, और वो जो पील होगी वह डुअल हारमोनी पील होगी, मतलब कि एक तरह की ऐसी पील जो 2 फायदों को देती होगी। यह सुन गुफयांग कह रहा था ओ ऐसी बात है। और इधर इन लोगों के आपस में बातें चलने लगती है कि क्या वे लोग यहाँ पर डुअल हार्मोनिक पील का रिफाइनिंग करने का बात कर रहे हैं। और वे लोग बताते हैं कि यह जो डुअल हार्मोनी पील है यह निश्चित तौर पर 9 टियर का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर माना जाता है। इसे एक 9 टियर के पीक पर मौजूद रिफाइनर भी रिफाइन करने की हिम्मत जल्दी नहीं करता है, क्योंकि इसके जो रिफाइनिंग करने का प्रोसीजर है वह काफ़ी खतरनाक है और इसमें यांग और यिंग दोनों एनर्जी जुड़कर बनाई जाती है। और यहाँ तक कि यह जो पील है एक मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों बंदे अपने अपने बंदों से मटेरियल्स को ले रहे होते हैं। और यहाँ पर जो गुफयांग होता है उसने बादलों के बीच में एक फॉर्मेशन को बिछा दिया होता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए। लेकिन जो अल होता है वह अपने पास से एक ट्रेजर को निकालता है जो एक ट्री होती है। ट्री के बीच में एक पर्पल कलर की एनर्जी होती है, जिसे देख गुफयांग कह रहा होता है कि ओह यह तो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। मैं पहली बार इस तरीके के ग्रेट ट्रेजर को देख रहा हूँ, एक ऐसा ट्रेपोट और उसके साथ साथ यहाँ पर डिमोनिक फ्लेम की लपटें जो कि यहाँ पर गुलाबी आकाश में, मतलब कि गुलाबी ट्री में पर्पल फ्लेम की ऐसी मिक्सिंग पावर। और वह अपने मन में करा होता है कि यह पहली बार है जब मैंने इस तरीके के रिफाइनर को इतने हाई लेवल के मतलब कि मटेरियल और उस तरीके के ट्राइपॉड के साथ देखा है किसी को, क्योंकि उसी के अंदर अल जो है अपना पील्स को रिफाइन करेगा। वह कहता है कि इसके पास ये चीज़ें होनी जाहिर सी बात है, क्योंकि यह अपने एरिया का, अपने सहस्त्रवादी मतलब इनका जो एरिया है उसका नाम है, वहाँ का एक टॉप लेवल का जीनियस रिफाइनर है ये। तो इसमें कोई शक ही नहीं होती है कि इसके पास इस तरीके का ट्रेजर ना हो। और वहाँ नीचे खड़े लोग जोर जोर से हल्ला करने लगते हैं और वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि वह केवल यहाँ पर एक फॉर्मेशन का उपयोग करके जो गुफयांग है पील्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या वह इस चीज़ को नहीं जानता है कि यह मामला कितना सीरियस है और कितना नुकसान हमें पहुंचा सकता है। कोई भी उसे जाकर एक ट्राइपॉड दो ताकि वह जाकर वहां पर रिफाइनिंग कर सके अपने पील्स का। वह बेवकूफ़ वहां पर फॉर्मेशन बनाकर पील को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसके पास एक पर्पल रंग की ट्राइपॉड भी नहीं है।
और वे लोग आपस में कह रहे होते हैं कि अगर उसके पास 9वीं रैंक की एक कढ़ाई भी नहीं है तो वह हमसे तो मांग ही सकता था, कोई तो जाकर उसे कढ़ाई दो। वह यहाँ पर ह्यूमन क्लाइन के मतलब कि इंसानों जातियों के लोगों का जो नाम है उसे नीचा दिखा रहा है, उसे शर्मिंदा कर रहा है। और वे लोग जोरों शोरों से इसी चीज़ को चिल्ला रहे होते हैं कि उस बेवकूफ़ को भेजा किसने। और यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स अपने मन में कह रहे होते हैं कि गुफियांग ने हमसे यहाँ पर बाकायदा काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ पील्स की मांग की थी और हमने उसे दी भी, लेकिन वह उनका उपयोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आखिर वह वहाँ करना क्या चाहता है? ये सुन होली रीजन का जो एल्डर होता है वह कहता है कि क्या वह यहाँ पर जो करना चाहता है कहीं वह 8वीं रैंक की पील को रिफाइन करने का तो नहीं है, लेकिन उन लोगों ने तो शर्त 9वीं रैंक की पील को रिफाइन करने की लगाई है। इस बात को सुन के अगल बगल के लोग भी कह रहे होते हैं वह 8वीं श्रेणी का यहाँ पील को रिफाइन कर रहा है, उसकी टेक्निक्स को देखो वह यहाँ पर कर क्या रहा है। उसने जाहिर तौर पर यहाँ 9वीं रैंक की पील्स को रिफाइन करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की है। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही हार चुका है और ऐसा लगता है कि वह अल से पहले ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि हार जाएगा। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब यहाँ पर 9वीं रैंक की पील को रिफाइन करने की बात की है तो 8वीं रैंक की डुअल पील को रिफाइन करने से वह यहाँ पर क्या ही चीज़ को बदल पाएगा। यह बस हमें शर्मिंदा कर रहा है बंदर। इसे यहाँ से जल्द दफा करो और इसके जगह किसी और को भेजो। गुफियांग, तुम यहाँ पर रिफाइनरों को बदनाम कर रहे हो। अपनी जो तुम्हें मान्य सम्मान वाली उपाधि मिली हुई एल्डर्स की उसे तुरंत ही दूसरों को सौंप दो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। और यहाँ पर रेड लोटस कहती है कि आखिरकार वह करना क्या चाह रहा है यहाँ पे। और ये लोग बस उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं जहाँ पे कह रहा होता है कि उसे यहाँ से सी ट्रांसफॉर्मेशन एरिया से निकाल फेंको, बाहर बीक दो। और इन लोगों की बकवासें जो होती हैं अल भी सुन रहा होता है और वो अपने एक हाथ से अपने ट्रेजर को लेकर उसे एक्टिवेट कर रहा होता है पिल्स को रिफाइन करने के लिए। और इन तक आवाज़ें पहुँच रही होती है गुफियांग जल्दी करो और नीचे उतर जाओ, मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ जो तुम कर रहे हो। तुमने यहाँ पर ह्यूमन्स रिफाइनर्स का नाम जो है वह कीचड़ में घसीट घसीट कर मिला दिया है इस चीज़ को करके। और इनकी इन बातों को सुनकर अल भी कहता है कि तुम यहाँ पर एक और इस तरीके के फॉर्मेशन को बैठा रहे हो जिसे कोई नोटिस भी नहीं कर पा रहा है ना। और वह मुस्कुराते हुए कह रहा होता है एलियन की ओर देख के कि उन स्पष्ट बातों के अलावा एक और बात छुपी हुई है मुझे जो दिख रही है। एक पल के लिए या मैं भी मानने को तैयार नहीं था कि तुमने यहाँ पर एक फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन बैठा रखी है। तुम स्वयं को यहाँ पर काफ़ी शर्मिंदा करने के लिए पुश कर रहे हो और यहाँ पर 8वीं रैंक के पील को रिफाइन कर रहे हो, क्योंकि तुम यह सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुमने यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाई है उसके अंदर तुमने तुरंत एक असली हुकुम का इक्का छुपाकर एक और फॉर्मेशन को सेटअप किया है जिसे मैं हल्की सी महसूस कर पा रहा हूँ। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि आखिरकार तुमने इस तरीके के फॉर्मेशन को क्यों सेटअप किया है जो कि 8वीं रैंक के पील्स को रिफाइन करता है और उसके अंदर और किस तरीके के एक और फॉर्मेशन को बिछाया है। हालांकि मैं तुमको याद दिला दूं, भले ही तुम यहाँ पर 8वीं रैंक के पीक लेवल तक के भी डुअल रिफाइनिंग पील को क्यों ना बना लेते हो, लेकिन वह 9वीं रैंक के डुअल पील का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी जिसे मैं रिफाइन करूंगा। यह सुन यहाँ पर गुफियांग सिर्फ हंसता है, मुस्कुराता है और फिर उसकी ओर देखकर कहता है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है मास्टर अल। और वह अपने हाथ में उस पील को दिखाते हुए कहता है कि मैं जो पील को रिफाइन कर रहा हूँ वह कोई साधारण पील नहीं है। यह यहाँ पर 8वीं रैंक की डुअल सॉवरेन पील है और यह अधिक से अधिक क्या कर सकती है क्या तुम्हें मालूम भी है। और हम देखते हैं उस पील को देखकर यहाँ वुमेन क्लैन के लोग सभी लोग कहते हैं खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। इसने यहाँ पर 8वीं रैंक के पील को रिफाइन किया, हम तो बर्बाद हो गए। और मॉन्स्टर क्लैन के लोग कर रहे थे हुर्रे, ये देखो इस बेवकूफ़ को, इसने यहाँ कितना शानदार काम किया है, देखो तो जरा इसने यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण मौके को गवा दिया है, 8वीं रैंक के पील को रिफाइन किया है। लेकिन अल कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है अचानक एक थंडर की एनर्जी को, जिस थंडर को आते हुए देखकर यहाँ पर एक ओल्ड ईवान की टीम के लोग कर रहे होते हैं क्या यहाँ पर थंडर आ रही है, क्या श्रापित थंडर इस कमीने को मार डालना चाहती है, मार डालो इस कमीने को यहीं पर खत्म कर दो, मार डालो उसको खत्म कर दो। और हम देखते हैं वह थंडर जो होती है वह गुफियांग की ओर ही बढ़ रही होती है और उसकी जो पील होती है वह थंडर को अट्रैक्ट कर रही होती है और उसने उस पील को अपने उस फॉर्मेशन के सामने लेकर रख दिया होता है उसके सामने। और उसका जो फॉर्मेशन होती है वह एक अचानक से एक्टिवेट होने लगती है और वह थंडर को अपनी ओर और भी ज़्यादा अधिक अट्रैक्ट करने लगती है। जैसा होते हुए देखकर अल कहता है कि यह तो एक थंडर ओरा की फॉर्मेशन है जो यहाँ पर इस थंडर को इस तरीके से एक्ट्रैक्ट करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और अल कहता भी है गुफियांग से कि तुमने यहाँ पर 8वीं रैंक की एक पील को रिफाइन किया है जो कि काफ़ी प्रभावित है और वह यहाँ पर डिवाइन थंडर को भी बुला रही है। तुमने यह सब कुछ इस फॉर्मेशन की मदद से की है, आखिर इन चीज़ों को करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। अगर यह यहाँ पर इस थंडर से सर्वाइव भी कर जाती है तुम्हारी पील तो यह 8वीं रैंक के टॉप रैंक तक पहुँचेगी, उससे अधिक कुछ और ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन इस थंडर को झेल पाना तुम्हारे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। क्या तुम इसे नियंत्रित भी कर पाओगे, इससे कहीं तुम खुद ही विस्फोट होकर ना फट जाओ और कहीं तुम्हारी पील बर्बाद ना हो जाए। तभी अल को कुछ हैरानी होती है और वह कहता है कि 1 मिनट, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर कहीं वो चीज़ तो करने की नहीं सोच रहे हो ने। और गुफियांग यहाँ मुस्कुराता है और एक डार्क लुक देते हुए अपने पील को आगे की ओर लाते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पील तो रिफाइन कर ली है बाबू भैया लाल, अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है पील्स को रिफाइन करने का। अगर मास्टर अल
यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर डुअल 8वीं रैंक की पिल को रिफाइन कर ली है और तुम्हारा अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहीं यह सबसे बुरी स्थिति में क्या ही होगी। अगर मेरी यह पिल सक्सेसफुली 9 टियर में पहुंच जाती है इस थंडर को सर्वाइव करके तो मैं जीतूंगा। अगर यह ब्लास्ट भी हो जाती है तो यह पहले से ही 8वीं रैंक पर मौजूद है तो हमारा मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा कंप्लीट तो हुआ नहीं है। और हमें यहाँ पर तभी अचानक एक जोरदार थंडर को दिखाया जाता है और वह थंडर सीधे उस फॉर्मेशन के सामने गुफियांग के सामने जाकर गुफियांग कहता है कि मैं एक टॉप रैंक के मार्शल सोवरेन हूँ जो कि इन जैसे थंडर के मामूली हमलों से आसानी से बच सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो डिमोनिक बॉडी है केवल तुम उसी के भरोसे बदौलत यहाँ पर टिके हुए हो क्योंकि रिफाइनर्स की बॉडी उतना आमतौर पर मजबूत नहीं होती है। लेकिन हमारा गुफियांग एक अलग ही टैलेंट है तो उसके पास सब अवेलेबल है। बट यहाँ पर यह मॉन्स्टर क्लैन का बंदा नॉर्मल सा रिफाइनर है जो इसने अपने टीयर को सिर्फ बढ़ाया है, बॉडी के पावर को नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अल भी यहाँ पर एक पल के लिए घबरा चुका होता है और वह थंडर इसकी ओर भी बढ़ती है और दिखाया जाता है कि गुफियांग ने अपने उस पिल को उस फॉर्मेशन के बीच में फेंक दिया होता है जो थंडर को अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ मिलकर थंडर की एक खतरनाक रिवोल्यूशन को अट्रैक्ट करती है और वहाँ पर थंडर की पावर 4 गुनी से 8 गुनी 8 गुनी से 10 गुनी बढ़ जाती है। और दूर से सीन दिखाया जाता है कि वह व्हाइट थंडर पर्पल थंडर में बदल चुकी होती है जिसे देखकर होली रीजन का मेल्डर कर रहा होता है क्या हो रहा है, वह यहाँ पर पेरीविंकल थंडर को कैसे ला पा रहा है, उसने यहाँ पर किया क्या है। और गुफियांग बहुत ही तेजी से भागते हुए कह रहा होता है कि ओ नहीं ये तो मेरे कंट्रोल से छूट गया है। और यह कहकर वह भाग रहा होता है। अल हैरानी के साथ कहता है कमीने मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और हमें दिखाया जाता है एक जोरदार थंडर की ब्लास्ट और वह चिल्लाने की आवाज़ आती है कि ये बेशरम कमीना है, इसके अलावे कुछ नहीं। और हम दिखाया जाता है इधर रेड लोटस ने थंडर के बचने के लिए एक शील्ड को बना रखा होता है, एल्डर्स तक उस थंडर को नहीं पहुंचने देती है। और यहाँ बूम के ब्लास्ट के साथ साथ एक बादल का बड़ा सा फुहासा भी उठता है। और फिर इधर याक को दिखाया जाता है जो संभाल रहा होता है, कह रहा होता है लोड लोड क्या आप ठीक है। अल कह रहा होता है कि वह बेशरम हरामी कमीना है, उसने यहाँ पर मुझे चोट पहुंचाई। और इधर गुफियांग एल्डर्स के पास आते हुए कह रहा होता है सचमुच में यह काफ़ी सामने था, करीब था, मुझे लगने वाला था। यासुन यहाँ पर सी ट्रांसफॉर्मेशन का एल्डर कहता है कि वो सब कुछ क्या हुआ, यहाँ पर अचानक पेरीविंकल थंडर के साथ साथ यहाँ पर इतनी ज़ोरदार ब्लास्ट कैसे हुई। गुफियांग कहता है ओह मेरी गलती नहीं है, मैंने यहाँ पर गलती से एक खतरनाक शक्ति को अपने हाथों से अनकंट्रोल कर दिया, मतलब कि मेरे हाथों से वह कंट्रोल नहीं हुआ, नियंत्रित नहीं हुआ, मैंने उसमें अपना नियंत्रण खो दिया। ये सुन एल्डर कहता है कि क्या तुमने नियंत्रण खो दिया, तुम्हारे जैसा बंदा 8वीं रैंक की थंडर को आखिरकार कैसे। और गुफियांग कर रहा होता है अरे यार तुम लोग आखिर इतना शोर क्यों मचा रहे हो। खैर यह मैच अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। नहीं यह सुन यह एल्डर भी एक पल के लिए हैरान होता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो यह मैच का अब यहाँ पर डिसीजन कैसे होगा, यह सब कुछ यहाँ पर तबाह हो गया है क्योंकि अल भी घायल हो चुका है उस थंडर की वजह से। और यहाँ पर वो एल्डर अपने मन में कह रहे होते हैं कि यहाँ पर इस छोटे से बदमाश ने यह सब कुछ कहीं जानबूझकर तो नहीं किया, अपना कंट्रोल खोया और इस तरीके का नौटंकी तो नहीं किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गुफियांग कहता है कि जेंटलमैन यह लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्या तुम लोग इसके टैलेंट पर भरोसा नहीं करते। और वह सीरियस लुक देते हुए कह रहा होता है उन लोगों को देखकर, यहाँ तक कि आप दोनों भी एक साथ भी यह सब कुछ नहीं कर सकते थे, अगर आप अल का सामना करते तो जाहिर तौर पर हार जे जाते हैं। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर ये दोनों भी एक पल के लिए घबराते हैं, हैरान होते हैं, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होते हैं। फिर शांत होता है माहौल और राइटर बताता है कि यदि कोई यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड के सबसे महान रिफाइनर की किताब को चुरा ले तो यह ऐसी बात होगी जिसे कोई भी इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक यह तरीका थोड़ा सा धूर्त वाला था लेकिन फिर भी यहाँ पर गुफियांग ने इन सभी लोगों को सफलपूर्वक बचा लिया और एक रिफाइनर की किताब को किसी मॉन्स्टर के पास नहीं जाने दिया कि वह एक टॉप लेवल का रिफाइनर है। गुफियांग ने यहाँ पर कुटिलता से यह सब कुछ किया और वहाँ पर इस उपस्थिति को सभी को दिलों के अंदर इस भय को पैदा किया कि वह एक ग्रेट रिफाइनर है जो उस तरीके के थंडर को यहाँ पर ला सकता है और इस तरीके के कांड कर सकता है। कुछ ही समय के बाद तियान झांजी ने यह घोषणा की कि मैच में एक दुर्घटना हो गई है अचानक, जिसकी वजह से इस मैच को ड्रॉ घोषित किया जाता है। और इस निर्णय से मॉन्स्टर क्लैन के लोगों ने असंतुष्टता जताई कि वो लोग खुश नहीं है इस निर्णय से, भाई कुछ और करो। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर गुफियांग कहता रहा उन लोगों के बीच में बेशर्मों की तरह खड़ा होकर, अरे यार तुम लोगों ने अभी अभी देखा था अपनी आंखों से कि मैंने 8वीं रैंक के डुअल सोवरेन पील को रिफाइन किया था। यहाँ हर किसी ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा, इसलिए यह मैच तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं माना जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर इस चीज़ को मैंने जीता है यार, तुम लोग कंफर्म करो इस चीज़ को। और यहाँ पर ह्यूमन क्लैन के लोग जो थे वह बेशर्मों की तरह बस अपने सर को झुकाकर खड़े थे और मॉन्स्टर क्लैन के लोग उसे जान से मारना चाहते थे बट वो बेचारे वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। तब यहाँ पर अल ने अंगुली उठाकर कहा कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, मैं यहाँ पर वापस 3 दिनों के बाद एक और मैच के लिए सहमति देता हूँ, यहाँ एक और मैच दोबारा से किया जाएगा। और फिर हमें राइटर बताता है कि अल जब ठीक हुआ
और उसने अपने मतलब कि जल्द से जल्द कुछ चीज़ों को खा पी कर बाबू पीट फाट हो गया। उसके बाद एक और रिफाइनिंग कंपटीशन को रखा जहाँ पर आर्टिफैक्ट रिफाइन करनी थी, और वह भी एक अद्वितीय आर्टिफैक्ट, मतलब कि ऐसा कि जो डिवाइन लेवल के काफ़ी करीब हो। और अल ने यहाँ पर सफलतापूर्वक एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन भी किया। लेकिन उसी वक्त दूसरी ओर गो फ्यांग ने एक बड़ा जुआ खेला और अपने जो 3 उसके पास एशियंट तलवार मौजूद थे उन्हें बलपूर्वक एक साथ रिफाइन करके एक तलवार में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और उस वक्त उसने अपने पास मौजूद डिमोनिक ड्रैगन के सोल को उसके अंदर कैद किया, उसके अंदर उसे स्थापित किया। इसकी वजह से वहाँ की जो तारामंडल थी, जो यूनिवर्स थी, वह एक तरह से कांप गई, वहाँ पर तहलका मच गई और एक डिवाइन लेवल के करीब का आर्टिफैक्ट जन्म हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार येलो थंडर प्रकट हुई। और उस क्षण तलवार के प्रकट होने के साथ उसकी चमक जो थी वहाँ के सभी लोगों को चकाचौंध कर दी थी। और उस धारा में, उस थंडर की धारा में ऐसा महसूस हो रहा था कि जो गो फ्यांग है वह यहाँ पर एक इमोर्टल है, उसके सामने कोई नहीं है। हालांकि उस थंडर की वजह से एक और दुर्घटना हुई। जिस स्वॉर्ड को यहाँ पर उसने रिफाइन किया, उसके थंडर के एक ट्रिब्यूलेशन ने, एक जोरदार अटैक ने सीधे यहाँ पर अल के आर्टिफैक्ट को अपना सटीक निशाना बनाया और उसके जो आर्टिफैक्ट वहाँ पर रिफाइन हुई थी उसे डिस्ट्रॉय कर दी उस थंडर के पावर ने। और जिस घटना को देखकर यहाँ पर ये एल्डर्स फिर से शर्मिंदा हुए कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जो भी हुआ वह थंडर की पावर की वजह से हुआ, जिसे कोई जानबूझकर अपना गलती नहीं मान सकता था। बेशक यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जो भी थी यहाँ सभी के मन में एक डाउट था कि यह जो कमीनापन है यह जानबूझकर गो फ्यांग के द्वारा किया गया है। लेकिन इस तरीके से कोई भी उस थंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, ये लोग इस बात को भी जानते थे। इसके बावजूद भी यहाँ पर अल को भी स्वीकार करना पड़ा कि उसका जो आर्टिफैक्ट था वह कमज़ोर था और यहाँ पर गो फ्यांग का जो आर्टिफैक्ट था वह डिवाइन लेवल के काफ़ी करीब था। उसके वजह से वह हार मानकर वापस लौट गया, क्योंकि उस जरिए उस दौरान वह भी काफ़ी घायल हुआ। और उसके बाद उसने फिर गो फ्यांग से टक्कर लेने के बारे में वहाँ पर अपने मनसा को छोड़ दिया। उस क्षण से गो फ्यांग का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा और उसकी प्रतिष्ठा चमकते सूरज की तरह बढ़ने लगी। और यहाँ पर एल्डर युआन को दिखाया जाता है जो गो फ्यांग को देख रहा होता है, और जहाँ पर गो फ्यांग ने कहा था कि इस जीवन में मैं किसी को बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा। और इसकी इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ओल्ड युआन जो होता है वह हैरान होता है। और यह जो बात थी यहाँ भी प्रेजेंट में लियन ने कहा था, और यहाँ पर लियन के उन्हीं टेक्निक्स को देखकर, रिफाइनिंग टेक्निक्स को देखकर और उसी कॉन्फिडेंट और उसी एटीट्यूड को देखकर उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, कांप रही होती है, और साथ में वह इमोशनल होकर कहता है, तो यह आप हैं लॉर्ड, आप अभी तक जीवित हैं, यह आप है, आप मरे नहीं हैं, आप गो फ्यांग हैं, है ना। और इसके इसी बात के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट। और तुम सभी लोग भाइयों को मालूम है कि हमारा जो राइटर है वह काफ़ी स्लो ट्रांसलेशन के साथ एपिसोड्स को दे रहा है, तो मैं इस एपिसोड को जल्द से जल्द जैसे आता जाता है कंप्लीट करते आप लोगों तक देता जाता हूँ। और इसके साथ साथ जो मार्शल गॉड्स ऑफ रिटर्न्स की स्टोरी है उसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे भी जल्द 1-1 घंटा करके ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं एक न्यू स्टोरीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करूँगा जिसे अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। अगर वैसी स्टोरी तुम लोगों की नज़र में हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इन चीज़ों को जल्द से जल्द निपटा कर नई स्टोरी को लाना चालू करा जो कम से कम 1 घंटे की हो। और उन स्टोरियों को लाने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, और हर 2 से 3 दिन में एक 1 आवर की स्टोरी तुम लोगों को देने की कोशिश करूँगा, जिससे तुम लोगों भी इंटरटेन हो सके। और तब तक के लिए टाटा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।